अच्छा जी, कल हमने लास्ट सेशन हमने यहाँ छोड़ा था। ये टॉपिक था जो हमने आज स्टार्ट करना था। यस। फोकस ऑन टीम स्ट्रेंथ्स। तो हमें अपनी टीम को, जो हम लोग टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, टीम की जो स्ट्रेंथ्स हैं और जिसको आप कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, सुना हुआ है ना स्वॉट एनालिसिस क्या चीज है? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज। ये कब करते हैं स्वॉट एनालिसिस? हमारा वन ऑफ द वे ऑफ इस प्रकृति के पास को। ये एनालिसिस का एक तरीका है, किसी जगह भी किया जा सकता है। मतलब आप अ, अपनी स्ट्रेटजी का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। यूं कह लीजिए कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, बेशक वो अपनी टीम का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं या वर्किंग वेज साथ का कर रहे हैं। ये वर्किंग वेज डिस्कस करने के लिए प्रोजेक्ट का वर्किंग वे क्या होगा और इस सब को डिस्कस फाइनलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करने के लिए स्वागत मतलब। स्ट्रेटजी फाइनलाइज करने के लिए, लेकिन आप ये छोटे लेवल पे अपनी जात का भी कर सकते हैं कि हम्म। मेरे में क्या स्ट्रेंथ्स हैं या मेरे में क्या वीकनेसेस हैं, और मेरे हम्म। पास क्या इस वक्त अपॉर्चुनिटीज ओपन है, कौन से रिस्क है मेरे सामने। तो ये आप एनालिसिस जब करते हैं तो इससे एक बड़ी जबरदस्त चीज पता चलती है। देखें, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो होती हैं वो आपकी इंटरनल होती हैं। मतलब ये है कि आप मे नॉट यू मे नॉट रियलाइज कि हम्म। आपकी सर्टेन स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस हैं, पता ना हो आपको, लेकिन होती हैं। बिल्कुल। मसला सिर्फ ये है कि क्या आप अपने बारे में अवेयर हैं। हम्म। अगर आप अवेयर हों और आपको पता हो यार, मेरी ये चीज जो है ना, ये लोगों को बहुत पसंद है, ये मेरी बहुत स्ट्रेंथ है, तो फिर आदमी उसको कैपिटलाइज कर सकता है। हम्म। अगर कोई वीकनेस है और आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी वीकनेस है, तो अवेयरनेस है, तो फिर आप अपनी वीकनेसेस को इरेडिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये दो चीजें बिल्कुल। चुने हमें पता हो तो हमें पता फायदा हो जाएगा। ये हमारी इंटरनल है, और हम अगर पता हो तो हम उस पर कुछ कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हैं, इम्पोर्टेंट। दे आर नॉट इन योर कंट्रोल, या। दे आर एक्सटर्नल। हम्म। बट हैविंग एन आइडिया, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज द मतलब कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज हैं जो अच्छा कर सकती हैं या बुरा कर सकती हैं, हम्म। तो उस सूरत में आप लोग पहले से तैयार होंगे। तो थ्रेट्स जब आए तो आप उनके लिए कोई सद्देबाब करने का तरीका निकाल सकते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये चार चीजें हैं, अगर आप ये पता हो तो आप इनका एक पूरा मैप बना लेते हैं। एक पेपर के ऊपर बड़े से आप एक शीट लेते हैं या स्ट्रैटेजी। पे हम्म। चार हिस्सों में, चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं पेज को, और टॉप लेफ्ट वाले खाने के ऊपर लिख देते हैं स्ट्रेंथ्स। राइट टॉप वाला जो खाना है उस पे लिख देते हैं वीकनेसेस, और नीचे लेफ्ट साइड पे थ्रेट्स और, अपॉर्चुनिटीज। सॉरी, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और राइट साइड के ऊपर नीचे थ्रेट्स। दैट्स। हम्म। अच्छा, ये क्यों ऐसे लिखा जाता है? ये ऐसे इसलिए लिखा जाता है ताकि हम इन चीजों को आपस में कंपेयर भी कर सकें। हम्म। इसके अंदर पॉइंट्स लिखें, यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ्स लिखते हुए याद आता है कि यार मेरी एक वीकनेसेस भी है। तो जो वीकनेस है वो मैं फिर वही वीकनेस वाले खाने में लिख लूंगा। उससे हम्म। शायद ये कोई थ्रेट भी जहन में आ जाए, वो मैं नीचे वाले खाने में लिख लूंगा। इस तरह जब तक उसको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स की सूरत में सारी चीज एक कागज के ऊपर लिखनी है। और जब आप लिख लेते हैं तो उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकें कि मुझे क्या क्या करना है। हम्म। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो टीम लेवल के ऊपर बात हो रही है कि आपकी टीम आपने बना ली है, और टीम के अंदर अगर हमें
देखें इंडिविजुअल तो चलिए, फिर आदमी को अंदाजा होता है टीम की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर बिल्कुल। हम इनको, इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर लें, तो वी कैन बिकम एन इफेक्टिव टीम। तो टीम हम्म। बनाने के बाद हमें फोकस करना है टीम की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर कैपिटलाइज करने हैं, और बाकी स्वॉट एनालिसिस से आप जो फायदे उठा सकते हैं वो भी उठाने हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं टीम के नॉर्म्स। टीम आपस में जब बनती है फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। तो दे मस्ट इस्टेब्लिश सर्टन रूल्स ऑफ द गेम। क्योंकि इस टीम ने कोलैबोरेटिवली काम करना है, क्या हम कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम कुछ असूलों के ऊपर मुत्तफिक हैं? हम्म। ये असूल हमने मिलजुल के बनाने हैं। वैसे अगर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट हो, तो चूंकि वो प्रोडक्टिव होता है और उसके अंदर जो बॉस होता है वो थानेदार होता है, तो सारे हम्म। हुक्म वही दे रहा होता है, तो वो कहता है कि बिल्कुल। ये टीम मैंने बना दी है, मतलब उसमें, और अब जनाब ये होंगे रूल्स ऑफ द गेम। लेकिन ये कोई अच्छा और ऐसा तरीका नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट भी है, तो इट वुड बी मच बेटर कि अगर टीम आपस में मिलके एग्री करे कि हम कौन सा काम कैसे करेंगे, कौन से तरीके के साथ करना चाहेंगे। जनरल रूल बिल्कुल। की बात कर रहा हूं मैं, कोई डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे हमारा ये नॉर्म है हो, हम लोग मुत्तफिक हों, शेयर्ड वैल्यूज हो हमारी, कि हमने झूठ हम्म। नहीं बोलना, हमने सिंसियरली काम करना है, ऑनेस्टी दिखनी है। हम वक़्त पे आया करेंगे और वक़्त पे जाया करेंगे, एक दूसरे से कोई बात छुपाया नहीं करेंगे। मतलब इस किस्म के रूल्स जो हैं, ये टीम आपस में खुद से मुत्तफिक होती है, तो वो बनते हैं आपके टीम नॉर्म्स। अगर आपके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, तो कोलैबोरेशन बेहतर हो जाएगी, और हमें एक शेयर्ड वैल्यूज पहले से मौजूद होंगी। हमें सबको पता है कि बाहर हम जो मर्जी करते हैं, लेकिन जब टीम में काम करना है तो हमें इस मिजाज के मुताबिक काम करना है। तो ये चीज जो है ना, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आती है। इसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मीटिंग्स कब और कैसे कंडक्ट करनी है, आपस में हम्म। कम्युनिकेट करने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है। पैटर्न्स क्या होंगे? हाँ जी। कुछ भी। कंफ्लिक्ट अगर आपस में हो जाए तो उसको क्विकली कैसे रिजॉल्व करना है। शेयर्ड वैल्यूज हमारी क्या हैं? शेयर्ड वैल्यू में इवन वो जो एथिकल वैल्यूज हैं, सच बोलो, झूठ ना बोलो, ये करो वो करो, हम्म। वो भी शामिल हैं। एथिक्स भी हैं इसमें, कोड ऑफ कंडक्ट भी है। और अमूमन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये बाकायदा लोग पूरी एम्प्लॉयज के ऊपर लागू किया जाता है कि अगर आप जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ये एथिकल वैल्यूज के मुताबिक काम करना होगा। बिल्कुल। क्या एथिकल वैल्यूज हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं एज अ टीम? और जैसे कन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी, तो डिसीजन जहाँ के लेना पड़ा, तो वहां वक्त जाया करने के बजाय आप तरीका हो कि हमने डिसीजन, हर डिसीजन कैसे करना है, कितनी जल्दी करना है, उसके कुछ प्राइमरी किस्म का पॉइंटर्स हो। देखिए टीम नॉर्म जो होते हैं ना, ये कोई बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं होती कि एक एक बेसिक्स है। बात पे लिखा हो। दिस इज जस्ट अ सेंटेंस और अ सेट ऑफ वर्ड्स जो हम्म। इंडिकेट करता है कि जनाब, ऑलवेज बी ऑन टाइम, स्पीक ट्रूथ, थिंग्स लाइक दैट। हम्म। तो ये ब्रीफ स्टेटमेंट है, और दिस इज अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इन द टीम। टीम जब बनती है तो उसको अपने नॉर्म्स इस्टेब्लिश करने चाहिए। बिल्कुल। बेटर अच्छा, होता है कि सारी टीम एक ही पेज पे हो। एग्जैक्टली। फिर मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट कोई चीज होती है। आप जो मर्जी नाम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको जानते हो। अगर आप जब स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, तो स्कूल के अंदर भी अच्छे जो स्कूल होते हैं वहाँ एक क्या कहते हैं, ऑनर कोड सिस्टम होता है। कुछ वाकफियत है आपको ऑनर कोड? ऑन अ पेज। नॉट एज सच। ओके।
बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि हमारे जमाने में तो स्कूलों में ये होता था, और अब इतनी मजेदार और इतनी इम्पोर्टेंट चीज ये कैसे गायब कर प्रोफेशनल कंडक्ट वगैरह ये लोग बताते होते थे, लेकिन इतना सकते। इफियत से हर होता नहीं इतना ये लोग। वो होता ही था कि मिसाल के तौर पे बच्चों को पता होता था कि जनाब ये काम करना सही है, ये गलत है। और अगर वो स्कूल में से कि झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया कोई बच्चा, तो उसके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाते थे, नेगेटिव पॉइंट्स उसको मिलते थे। जो सच ओ। बोलता था उसको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते थे। तो एक खास पॉइंट से नीचे अगर आप चले जाएं, नंबर ऑफ पॉइंट से नीचे अगर चले जाएं, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी शर्मिंदगी होती थी कि मेरे ओनर हम्म। ऑनर में मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये बड़े, मतलब हमारे स्कूलों में तो ये चीज बिल्कुल लागू होती थी, और हम इससे डरते होते थे कि यार ऑनर कोड सिस्टम है, ये कहीं हम इसमें डिक्लाइन ना कर जाए। तो कोशिश यही होती थी कि अच्छे अच्छे काम वाह। करें स्कूल के अंदर, ताकि हमारे ऑनर कोड सिस्टम में स्कोर हमारा बढ़े। अच्छा, ये हमारे वक्त पे स्कूल में नहीं होता था। वेरी गुड थिंग, ये इट्स एक्चुअली वेरी गुड बहुत थिंग। अलग, छोटे बच्चों को तो आप अगर ये चीज उनकी आदत में डाल दें, तो ये वो चीज है कि उनकी आदत बन जाती है, घर पे भी बाहर भी। तो वो बहुत जबरदस्त बात है। घर में अगर तरबियत बहुत सबकी मुतवाजिन ना भी हो, तो सारे बच्चे स्कूल में ये बात सीख सकते हैं। हम्म। एनीवेज ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई भी शोबा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका कोई ना कोई कोड ऑफ एथिक्स होता है, कोई कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट होता है। अक्सर होता है फिर वही बात के, जैसे हम स्कूल की बात कर रहे थे, हर हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक असूल होता है, अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। मैं कानून की बात नहीं कर रहा, हम्म। मैं एथिक्स, एथिकल वैल्यूज। बात कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा, तो वो होना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए जहां आप नौकरी करते हैं वहां पे। लेकिन अगर नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बना लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है, तो कम अज कम प्रोजेक्ट के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर को बना लेना चाहिए बनाने अपने चाहिए। प्रोजेक्ट के लिए। हम्म। ट्रू। और अगर वो भी नहीं है, तो फिर पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशनल के लिए एक बाकायदा कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट तरतीब दिया हुआ है कि भाई ये एथिकल वैल्यूज है, ऐसे काम करना है। और ये बड़ी पूरा छोटी सी छोटी बातें, ये वैल्यूज ईएमआई की जो है वो चार वैल्यूज है। स्टैंडर्ड। ये चार वैल्यूज हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर एक छोटी सी बुकलेट है, चंद सफों की। यस। वो पीएमआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस इज गुड टू हैव। इट इज नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट अदरवाइज ये कहना चाहिए कि अच्छी एथिकल वैल्यूज हैं। हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कोड, वो वैल्यू है, उसमें वो ये कहता है कि आप की जब जिम्मेदारी में कोई चीज दे दी गई है, तो तो वो आप आपकी है। उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे, उस काम के होने की रिस्पेक्ट। या ना होने की। हम्म। आप ये नहीं कह सकते चूंकि मैंने ये काम नहीं किया मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। बिल्कुल क्योंकि अगर वो काम आपका था और आपको असाइन था और आपने नहीं किया, तो पकड़ तो आप ही की होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से ये खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है जो आप पूरी कर लेते हैं, बल्कि वो भी है जो आप पूरी नहीं कर पाते। सो यू मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आप अपने आप को भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल करते हैं। आपको पता होता है, मुझसे पूछ हो सकती है कि मैंने काम सही क्यों नहीं किया। हम्म। दूसरी वैल्यू है जी रिस्पेक्ट की। इसका एक बुनियादी असूल ये है कि जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करना जानता, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि जी अगर बिल्कुल। आपको घर में सेल्फ रिस्पेक्ट। बड़ों की इज्जत करना ना सिखाया गया हो, तो बाहर भी नहीं आप करेंगे। जिनको बिल्कुल। अच्छी वैल्यूज मिली होती हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट से हमारा ताल्लुक जहाँ काम के हवाले से है, वो कहते हैं कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करो।
उसकी अपनी बिल्कुल। एथिकल वैल्यूज हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। लोग हैं आपके साथ, टीम है आपके साथ, अपनी टीम की रिस्पेक्ट करो, अपने बुजुर्गों की, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। तो रिस्पेक्ट जो है वो अंदर से आती है, और ये भी एक इनग्रेन्ड वैल्यू है इन चार वैल्यूज में से। ओके। तीसरी वैल्यू है जी फेयरनेस। ये बड़ी कॉमन है, जो कि हम लोग सबसे ज्यादा मिसयूज भी करते हैं, खासतौर बिल्कुल। पे पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज में। वो हम्म। ये है, हम लोग झूठ बोलते हैं। झूठ तो चले बाद में आएगा। फेयरनेस में हम साइड लेते हैं, फेवरेटिज्म होता है बिल्कुल। कि जी ये मेरी आंखों का तारा है, ब्लू आइड है, तो इसको मैंने स्पेशल फेवर देनी है। अनफेयर ट्रीटमेंट अमॉन्ग्स योर एम्प्लॉयज आर, जो आपके लोग आपके साथ हैं उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करना, या रिश्वत लेना, या कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो जस्टिस के खिलाफ हैं, क्वालिटी के हिसाब से ना हो। क्वालिटी के खिलाफ हैं, वो अनफेयर कहलाया जाएगा। और चौथी चीज, झूठ अगेन ये एक ऐसी चीज है कि हम हमारे लिए झूठ बोलना एक इतनी नेचुरल और कॉमन चीज हो चुकी है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम झूठ बोल गए। हम्म। देखें, यू हैव, वही बात है रिस्पेक्ट वाली बात, कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू एंड विद पीपल अराउंड यू, एंड डेफिनेट। स्पेशली जहां आप जॉब कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, मैं मजे की बात आपको ये बताऊं कि ऑनेस्टी ये नहीं है कि मैंने सच बोल दिया। सच बोलना पूरी ऑनेस्टी नहीं है। जो बोले वो सिलेक्टेड सच ना हो, कि खबरों में से आपने 10 खबरें थी, एक सबसे अच्छी खबर सुना दी, बाकी छुपा ली। ये भी झूठ ही में इंक्लूड होगा। आप लाख कहते रहे, जो कहा सच कहा, मगर बात यही कि पूरा सच तो नहीं कहा। बिल्कुल। फिर वो सच जो वक्त गुजर जाने के बाद बताया जाए, वो भी झूठ ही कहलाएगा। एक बात थी जो मुझे आपको बता देनी चाहिए थी, आपके काम आ और नहीं सकती थी, बताइए। मैंने जानकर उसको डिले किया और इंतजार किया कि वो अपॉर्चुनिटी गुजर जाए, तब मैं कहूं ओ मुझे याद आया मैंने आपको ये बताना था। तो ये इंटेंशनली किसी चीज को छुपाया जाए तो ये भी झूठ है, क्योंकि आपने नुकसान तो पहुंचा दिया। तो मतलब बिल्कुल। झूठ, सच और पूरा सच और वक्त पे सच बोला जाए, ये हैं जी चार वैल्यूज जो पीएमआई की कोड ऑफ एथिक्स में है। और ये मतलब दुनिया भर के प्रोजेक्ट मैनेजर्स, खास तौर पे जो पीएमआई के मेंबर हैं या सर्टिफाइड हैं, उन पे ये कोड अप्लाई करता है। तो मतलब पीएमआई ने इतना खूबसूरत काम किया कि उन्होंने अपना ही एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। उन्हें कहा हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आप किस मुल्क में और किस मतलब बैकग्राउंड से आए हैं, मगर अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो ये यू नीड टू। चार वैल्यूज तो आपको यस। फॉलो करनी पड़ेंगी। और इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या? अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर कभी भी ये साबित हो जाए कि आप इनमें से कोई वैल्यूज फॉलो नहीं कर रहे, तो और आप एक पीएमपी हैं या पीएमआई के मेंबर हैं, तो कोई भी पार्टी पीएमआई को कंप्लेन कर सकती है कि इस बंदे ने ये एथिकल वैल्यू ओह। फॉलो नहीं की। एंड दे टेक एन एक्शन ऑन इट। दे विल कैंसल योर मेंबरशिप और योर ओके। सर्टिफिकेशन। ओके। ठीक बस है, तो नाइस। मतलब ये होना चाहिए ना, कोई बैलेंस सिस्टम तो होना चाहिए। ये तो नहीं बिल्कुल है कि बिल्कुल। आप पूछ आदम होनी से चाहिए। आजाद हो जाएं, जो मर्जी करते फिरें। बिल्कुल। तो पीएमआई आप, कोई कानून तो है नहीं उनके पास, इतना ही बस चलता है कि वो कहें हम आप यू आर नो मोर मेंबर इन गुड स्टैंडिंग, सो वी कैंसिल योर मेंबरशिप और वी कैंसिल योर सर्टिफिकेशन। तो थोड़ी सी तकलीफ तो होगी कि मैंने पैसे भरे हुए हैं और बिल्कुल। ये मुझे एक तरह की सजा मिल गई। बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं और वहां पे कोई ऑनर कोड सिस्टम नहीं है, तो उसकी दाग बेल डालनी चाहिए। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ ऑनर कोड सिस्टम
आर कोड ऑफ एथिक फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्कूल बना सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल। तो ये जनाब, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी टीम के लिए। सारी टीम अगर एक पेज पे होगी, एक ही एथिकल वैल्यूज को फॉलो कर रही होगी, तो हम सबको एक दूसरे को समझना आसान होगा। और हमारे आपस के जो ताल्लुक हैं वो उस पता होगा कि सारे लोग सच ही बोलेंगे, सारे लोग इज्जत करेंगे। और ये जो कोड ऑफ एथिक्स है और प्रोफेशनल कंडक्ट है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर टीम नॉर्म्स। आपके टीम नॉर्म्स में इसकी इंडिकेशन की जा सकती है कि हम कौन सी चीजें शेयर करेंगे। ये जो टीम नॉर्म्स होते हैं, इनको कहीं लिखा भी तो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इनको जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं टीम चार्टर। ओके। टीम अब टीम ये चार्टर, लफ्ज जो है प्रोजेक्ट टीम चार्टर की तरह चार्टर, टीम टीम चार्टर। ओके। जी जी फिर बोले। प्रोजेक्ट चार्टर जिस तरह हमने प्रोजेक्ट से पहले वो करते हैं, इस टीम जी चार्टर जी भी जी। उसी तरह। ओके। बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि टीम चार्टर अलग चीज है, इसको हम्म। प्रोजेक्ट चार्टर से कंफ्यूज नहीं करना। ओके। लेकिन जिस तरह प्रोजेक्ट चार्टर था, हम्म। वहां तो चार्टर कोई देता था प्रोजेक्ट मैनेजर को कि भाई ये है तुम्हारा चार्टर, ये है तुम्हारी जिम्मेदारी, अब काम शुरू करो। तो एक ऑथोराइजेशन मिल जाती थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अब काम शुरू करवा सकता है। लेकिन और वो एक हुक्मनामा था। टीम चार्टर कोई हुक्मनामा नहीं है। दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द टीम मेंबर्स। इट इज एस्टेब्लिश्ड यूजुअली बाय द टीम themselves। अगर टीम ने नहीं बनाया तो फिर शायद प्रोजेक्ट मैनेजर उसे बना के दे दे, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि टीम का चार्टर टीम के मेंबरान खुद म्यूचुअल एग्रीमेंट से बनाएंगे। बिल्कुल। और उसमें सीधा सीधा इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से इंक्लूड करेंगे कि ये हम्म। प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है और कैसे है, बहुत ही मुख्तसर। और फिर वो अपने ग्राउंड रूल्स एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें ओके। आपके सारे नॉर्म्स वगैरह भी आ जाएंगे, एथिकल वैल्यूज आ जाएंगी। सो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर टीम चार्टर अल्टीमेटली। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, क्रिएटेड टुगेदर विद विद द टीम। टीम को खुद आपस में बनाना चाहिए। ओके। लेकिन इन प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट जहां पे इस तरह लोगों को कोलैबोरेट करने की फिर आदत नहीं है, शायद तो वहां वो आप उसको बाय फोर्स भी बना के ले सके। लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि आपके रूल्स हैं, आपका ऑनर कोड है, आप टीम की बातें हैं। व्हाई शुड somebody ऑर्डर यू अराउंड अबाउट दोज प्रिंसिपल्स? बट देयर आर सम प्रिंसिपल्स जो अगर हम देखे जाए तो कोलैबोरेटिवली टीम शायद उस पे जी जी, ना कोलैबोरेशन। आ रही हो। कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टीम की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उन्हें खुद मिलजुल के ये चीजें क्योंकि इस्टेब्लिश करनी चाहिए। कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज, ऑब्वियसली हर बिल्कुल। टीम के डिफरेंट वैल्यूज होंगे। तो वो एग्जैक्ट। शायद एक पॉइंट पे आ ही नहीं रहे हो, तो इजंट इट बेटर कि एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या जो हेड है वो ही ये गाइडलाइंस दे दे। आ देखिए, बात ये है कि वो कर तो ले, लेकिन अगर वो कोई चीज मिस कर ले तो हम्म। एक से भले आपकी पूरी टीम के सारे मेंबर की शमूलियत, जब हम्म। वो आपस में मिलकर डिस्कस करके चीजें बनाएंगे तो कोई चीज मिस आउट नहीं होगी। बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर इतना जरूर कर दे कि उनको एक टेम्पलेट दे दे कि यार कम से कम हम्म। इन बातों पे इत्तेफाक पैदा देख कर लो। दो। यस। और इसके अलावा भी कोई चीजें हैं तो मगर बता दो। इजाजत दें कि टीम खुद अपने जो ग्राउंड रूल्स हैं वो इस्टेब्लिश कर सके, अपने टीम नॉर्म्स इस्टेब्लिश कर सके। हम्म। अच्छा, वो जो टेम्पलेट की बात हो रही थी, उसमें ये चंद चीजें जो शामिल होनी चाहिए आपके टीम चार्टर में, उसमें हमारी शेयर्ड वैल्यूज क्या हैं। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिनमें हम सब एक पेज पे हैं, एक एग्रीमेंट में हैं,
एक अंडरस्टैंडिंग पे हैं। ये बहुत सी चीजें हो सकती हैं, एथिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं, ये आपके प्रोजेक्ट की समझ भी हो सकती है, स्ट्रेटजी की समझ भी हो सकती है, इल्म की समझ भी हो सकती है। तो मतलब ये है कि हम किन कुछ चीजों पे हमारे ख्यालात मुश्तरक होंगे, बिल्कुल। ताकि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आता है। कि कोई जब कोई फटा पड़ता है तो कोई इधर खींच रहा होता है, कोई उधर खींच रहा होता है। अगर तो शेयर्ड वैल्यू हो तो एक बंदा रेफर करेगा कि यार देखें, हमारी ये वैल्यू है, तो हमें ये फैसला ऐसे करना चाहिए, तो रीजन बन जाती है कि हाँ यार, इस पे तो हम एग्री किया हुआ है कि हम काम ये इस तरह के काम ऐसे ही करेंगे। तो फिर वो सोचने की और कन्फ्लिक्ट का टाइम नहीं रहता। बिल्कुल। फिर जी आपकी बिहेवियर गाइडलाइन, वक्त पे आना है नहीं आना है, काम कैसे करना है, जो आपस हम्म। की अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल, कि कौन कब कैसे किसके साथ नॉर्मल तस्वर किया जाएगा, वो वही बिहेवियर गाइडलाइंस है। तो हम अपने जॉब पे उन चीजों का ख्याल रखें। मिसाल के तौर बिल्कुल। पे आपका ऑफिस कहता है कि भाई आप लोग टाई पैंट कोट में आए, तो फिर आना पड़ेगा ना। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन दे दी, इसी तरह बिल्कुल। वो अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक यूनिफॉर्म आपके लिए बना दिया। लेकिन एट द सेम टाइम टीम आपस में भी तो सोचती है कि यार कोई वेल ड्रेस होके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हम्म। वक्त पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये टीम के अपने नॉर्म्स होते हैं। भले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई गाइडलाइन हो, मगर ये चीज उससे बढ़ के भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो नॉर्म्स होते हैं या रूल्स होते हैं, ग्राउंड रूल्स, ये बड़े मुख्तसर होते हैं। ये कोई, जैसे पहले भी मैंने कहा, बहुत कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट नहीं होती, ये पॉइंट हम्म। फॉर्म में होते हैं। हमेशा स्पीक ट्रुथ, थिंग लाइक दैट। ब्रीफ डॉक्यूमेंटेड। कि जी हम टाइम पे आया करेंगे, टाइम पे जाया करेंगे, या टाइमिंग बता भी सकते हैं कि जी कोड हमारे ऑफ कंडक्ट बेसिकली। वर्किंग टाइमिंग 9 AM to 5 PM होंगे, और कोई इससे पेशतर लेट ना हो या जल्दी हम्म। छोड़ के ना जाए। फिर डिसीजन मेकिंग, जब कभी भी आपको एज अ टीम कोई फैसला करना पड़ता है, तो हमारे पास कोई ऐसे टूल्स होने चाहिए, ऐसी समझ होनी चाहिए कि कैसे हम क्विकली नताज पे पहुंच सके। फिर वही बात आ जाती है, अगर बिहेवियर गाइडलाइन बनी हुई है, हम्म। अगर हमें जनरली अंदाजा है कि कैसे काम करना है, और मुत्तफिका शेयर्ड वैल्यूज हैं, तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत आसान हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, कि हम एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर शेयर्ड वैल्यू होंगी, अगर सबको पता होगा कि यार सारे लोग तो बड़ा तेज तेज काम करते हैं, तो मुझसे भी तेज ही काम करने की तवक्को की जा रही होगी, ये तवक्को लिख लेनी चाहिए आपको, क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करनी है, हम्म। एक मीटिंग की ड्यूरेशन तकरीबन कितनी होनी चाहिए, मीटिंग्स कितनी ज्यादा होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसीज। होगी, और किस तरह से कंडक्ट होनी चाहिए, फेस टू फेस मीटिंग्स होंगी या वर्चुअल होंगी, या जो भी, इसका भी ग्राउंड रूल इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जो टीम आपस में एग्री कर सकती है। मिसाल के तौर पे, हम लोगों ने इकट्ठे कितने घंटे रोजाना काम करना है। हो सकता है हम्म। कि नौकरी पे तो आप 9 to 5 आए, लेकिन शेयर्ड आवर्स। उस काम में कोई 4 घंटे आप एक प्रोजेक्ट पे काम करें एक टीम के साथ, वो हम्म। है आपके शेयरदार, कि हम सब 3 से 5 बजे तक ये वाला काम मिल के करेंगे। ठीक ठीक है। है। फिर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो हम किसी न किसी शक्ल में एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, और हम कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसा ही करना। ठीक है जी। आदत Okay. होती है, आदत बना लेते हैं हम इस चीज को। ये है हमारे टीम नॉर्म या ग्राउंड रूल। मगर ये टीम चार्टर का हिस्सा है। अब जरा ब्रॉडर सेंस में देखते हैं कि टीम चार्टर में क्या क्या हो सकता है, लेकिन जो भी होता है याद रखिए मुख्तसर होता है। अब ये देखिए, ये एक टीम चार्टर का एग्जांपल इसने बनाया हुआ है। असल जो इसकी जड़ है, वो तो आखिरी पॉइंट्स हैं, जो ये टीम गाइडलाइंस एंड कम्युनिकेशन लिखी हुई है, ये पॉइंट फॉर्म में लिखा है।
ये हैं हम्म। आपके ग्राउंड रूल्स, ग्राउंड रूल। ये हैं आपके नॉर्म्स। लेकिन ये भी बाकी तो कुछ ये प्रोजेक्ट चार्टर का ही हिस्सा बनाया हुआ है इन लोगों ने। नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट चार्टर नहीं है, टीम चार्टर है। स्कोप ऑफ वर्क, ड्यूरेशन, ये सब कुछ टीम चार्टर में भी इंक्लूड होता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि इस टीम ग्राउंड रूल्स को समझने के लिए इससे पहले तमहीद बांधनी जरूरी है कि किस काम के लिए ये ग्राउंड हाँ रूल है। ठीक। सही तो है। उसने बताया कि जनाब ये आपकी टीम का नाम है, ये आपके हम्म। प्रोजेक्ट का नाम है, आपका स्पॉन्सर ये है। मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, ये कोई बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ताकि माइंडसेट आपका तैयार हो जाए कि आप जो काम करने चले हैं उसके लिए ये ग्राउंड रूल है। ठीक है। तो ये जो 1.5 से ज्यादा का मटेरियल है, ये ऑप्शनल है। आप इसको एक ब्रीफिंग के जरिए या एक पैराग्राफ में डिफाइन करना चाहें, मगर ये वो चीजें हैं जो टीम को पता होनी चाहिए। ठीक है। हमारा ओनर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट की मुद्दत कितनी है, टीम के मेंबर कितने हैं, हमारे स्कोप को की ब्रीफ स्टेटमेंट क्या है, हम्म। प्रोजेक्ट की मोटी मोटी टाइमलाइंस क्या हैं, फिर जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग हमें किसको करनी है, ठीक रिसोर्सेज है। और बजट कहाँ से आएंगे, टीम हम्म। के मेंबर्स कौन है, मैनेजर कौन है, ओनर कौन है, टीम के मेंबर, बाकायदा उनके नाम सबको पता होने चाहिए। आप मानेंगे इस बात को कि टीम मेंबर्स को आप जरूर का जानना जरूरी है, नहीं तो आप काम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल। और फिर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी ब्रीफ की जा, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सब की भी समझ हर हर मेंबर को होनी चाहिए कि जनाब जो एज अ जो एग्जेक्टिव स्पॉन्सर है वो हमारे साथ ये चीजें चाहता है, वो ये करेगा, उसकी ये जिम्मेदारी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की ये है, टीम मेंबर के तौर पे मेरी ये जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल। तो हो गई जो आपको ऊपर से आ रही हैं चीजें। फिर आप इस माहौल के अंदर रहते हुए अपने ग्राउंड रूल्स एस्टेब्लिश करते हैं या टीम नॉर्म्स एस्टेब्लिश करते हैं। आप जो देखिए कि असल में ग्राउंड रूल वो ये हैं। हम्म। क्या कह रहा है? कह रहा है वर्किंग आवर्स आर 8 AM टू 5 PM फॉर द ऑफिस। अब मुझे बेसिक इसकी वाली। पाबंदी करनी होगी अपने प्रोजेक्ट के दौरान। हम्म। ऑन साइट वर्किंग आवर्स आर पोस्टेड ऑन साइट एंड चेंज डेली। यूज, अच्छा ये देखें, दो तीन इंस्ट्रक्शन इकट्ठी कर गया है और बड़ी ब्रीफ एक तो उसने कहा कि ऑन साइट पे जो काम होगा उसकी काउंटिंग होगी, उसके आवर्स गिने जाएंगे किसी रजिस्टर में, किसी अटेंडेंस हम्म। सिस्टम में या कोई ऐसा। फिर वो कहते हैं कि आपको साइट पे अपने काम में दाखिल होने के लिए सिक्योरिटी आईडी बैजेस इशू किए जाएंगे, अ, बिल्कुल। जो आपको किसी भी वक्त साइट पे एंटर होने की इजाजत दे देंगे। फिर नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसी हो, फर्ज करें कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई ऐसा, तो वो कहते हैं हार्ड हैट्स और बूट्स मस्ट बी वोर्न ऑन साइट। फिर एक एथिकल वैल्यू आ गई, बी पोलाइट। फिर आ गई रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। फिर स्पीक टू पीपल डायरेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली बिफोर एयरिंग ग्रीवेंसेस इन पब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एथिकल पॉइंट है। हम लोग कभी भी कुछ भी किसी के सामने भी बोलना शुरू कर देते हैं विदाउट प्रूफ, विदाउट रीजन। उसने कहा अगर आपके आपस का कोई मामला है दो बंदों का, तो तीसरे बंदे को शिकायत लगाने या उसके सामने क्रिबिंग करने से बेहतर है कि कि पहले आप आपस में मामला मुका लें। ऑफिस में पा रहे हैं। तीसरे बंदे को क्यों इन्वॉल्व करते हैं और बिला वजह के ग्रीवेंसेस क्यों पैदा करते हैं? ग्रीवेंसेस को एयर करना बुरी बात है। क्या हम्म। आपने उस बंदे से दू बदू बात करके उससे पूछा कि ये क्यों है? और अगर आप ऐसा करते तो शायद मसला हल हो चुका होता, मगर आपने ये बेहतर समझा कि मैं किसी को क्रिप कर लूं, किसी दोस्त या साथी को मैं ये बताऊं कि यार वो बड़ा गंदा आदमी है, देखो ना उसने मेरा काम नहीं किया, उसने मुझे पैसे दिए थे मुझे अभी तक वापस नहीं किए। वो भाई उसको रिमाइंड तो करा लो, हो सकता है उसका कोई प्रॉब्लम हो और वो आपको बता दे कि यार मैं इस वक्त तक आपके पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। तो ग्रीवेंसेस जो हैं वो आपस में मुकाने चाहिए और लोगों को नहीं बताने चाहिए। जब तक कि वो बंदा बिल्कुल ही इनकार ही कर दे, कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। पीपल मे बी कॉन्टेक्टेड आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स। हम्म।
बट ये बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग है, ये हमारे मुल्क में ये रूल बहुत कम फॉलो होता है, बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में ये कॉमन है, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड। यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस हुई हुई है कि एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि एक्सपेक्ट। आप कोई इमरजेंसी हो जाए बता तो आप सकते हैं कांटेक्ट करके, फोन बंद करके, अगला ये कह सकता है मैं छुट्टी पे हूं, मैं नहीं आता, आई डोंट हम्म। केयर, उसकी राय को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पड़ेगा। आप उसको डंडे के जोर पे नहीं कह सके अभी पहुंचे थे, फौज में होता है ना, रात के 3 बजे भी उठा के आ जाओ, ये हम्म। काम यहाँ नहीं होगा, और दुनिया भर में ये काम नहीं होगा। हाँ, आपकी अपनी एफिलिएशन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी का पता चलता है, आप खुद भागे भागे पहुंच जाते हैं, आपकी मर्जी, आपके ऊपर है। लेकिन वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा जी, फिर एक और उसने सेक्शन लिखी है, यूज रेलेवेंट मैसेजेस इन वर्क चैट। मतलब चैट का आजकल कॉमन इस्तेमाल है, हम उसमें बक बक ज्यादा करते हैं, काम की बात नहीं करते। अगर आपकी वर्क प्लेस की चैट है तो उसके अंदर फजूल गुफ्तगू से परहेज करें, हम्म। हम्म। मीटिंग्स के अंदर वक्त पे आए, आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। ये मेरा ख्याल है कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये हम ये लिखा नहीं होता, ये लेकिन यूजली नहीं कहते हैं लिखे कि होते। भाई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई मदद चाहिए, तो पूछ लो ना किसी से। इतनी भी बिल्कुल। कौन सी अना आपके अंदर आ गई है कि आप सवाल हम्म। नहीं पूछ सकते किसी से? जब आपको मदद चाहिए तो पूछें। मतलब मुझे ये चीज जो है खास तौर पे फौज में रहते हुए ये इस बात का एक एक्सपीरियंस एक खास हुआ कि हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर होते थे जो कि बहुत हर दिल अजीज अजीज थे, हमारे बहुत अच्छे आदमी थे। हम्म। तो मैं उनके साथ रिटायरमेंट के बाद भी इन टच रहा, और उनके साथ मेरी मुलाकातें भी होती रहीं। वो इतने अच्छे और सादा आदमी थे, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। बल्कि जो हम्म। चीजें उनसे सीखी थी, कभी कभी वो मुझे फोन करके पूछते थे, यार ये काम कैसे होता है। हम्म। मुझे हैरत होती थी, ये काम तो मुझे करना ही इस बंदे ने सिखाया है, ये बिल्कुल। मुझे ये क्यों पूछ रहा है। उन्हें कभी इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती थी, नहीं होती थी। कभी वो सोचते नहीं थे कि ये सवाल मैं अपने से जूनियर से पूछ रहा हूँ, मैं अपने बिल्कुल। स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। वो बड़े ही आराम से आसान लफ्जों में वो क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, और फिर मैं उन्हें जवाब देता था। फिर पता चलता था उनका इस सवाल को पूछने का मकसद क्या है। मतलब कंप्यूटर के बारे में मुझे अलिफ बे उस बंदे ने सिखाई, मुझे हम्म। बिठा के वो मुझे क्लासें लेते रहे, मुझे उस जमाने में जबकि मैं एक सेकंड लेफ्टिनेंट था और वो कर्नल थे। अच्छा। तो पता चला मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में, तरह की चीजों में। उन्होंने मुझे बिठा के पढ़ाते थे, मुझे बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट उस बंदे ने दिया, बहुत कुछ पढ़ाया। रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, एक दिन मुझे फोन आता है, यार ये एक बाइट में कितनी बिटें होती हैं? आप कहेंगे यार सर आपने ही तो बताया था। तो जब मैंने उन्हें जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि यार मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें उसने कहा है कि 8 से 10 भी हो सकती हैं। तो मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा था कि 10 हों तो कैसे होंगी। हम्म। तो मतलब उन्हें इस बात की कोई वो नहीं वाह। थी कि यार मैं वो नहीं सवाल थी। सवाल कर लूं। बिल्कुल। सवाल कर लिया करें, हेल्प अगर चाहिए तो मांग लिया करें, पूछ क्या शर्माया करें। ना करो। फिर उसने कहा जी कम्युनिकेट ऑनेस्टली एंड ओपनली। ये बात आपकी एथिकल वैल्यूज की भी है, मगर एक बात बड़ी मजे की है इसमें, जो उसने ओपनली इस्तेमाल किया है, टीम कोलैबोरेशन के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सच बोलें और बबांगे दोहल बोलें, सबके सामने बोलें, किसी से हम्म। शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा एक और भी इससे रिलेटेड एक रूल होता है कि आप जितने ओपनली टीम के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और जितना क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंसी होगी। यकीन कीजिए कि आपकी पूरी टीम में उतना ही क्या आ जाएगा, ओपननेस होगी एंड इजीनेस ओपननेस। होगी। ओपननेस और ऑनेस्टी जो आप कर रहे हैं, आपकी हम्म। टीम में आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा।
ट्रस्ट बिल्कुल। आ जाएगा। और अगर ट्रस्ट आ गया तो वी विल बी एबल टू बेटर कम्युनिकेट। हम कोलेबरेट अच्छा कर सकते हैं। हम एक अच्छा टीम वर्क कर पाएंगे। ट्रस्ट का होना जरूरी है। जहां जिन ऑर्गेनाइजेशन में बातें एक दूसरे से खुफिया रखी जाती हैं, इसको ना बता देना, उसको ना पता चल जाए, ऑनेस्टी नहीं होती और ओपननेस नहीं होती, वहां ट्रस्ट भी नहीं होता। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह एक और रूल लिखा हुआ है, यूज ईमेल्स फॉर एसेंशियल कम्युनिकेशन, सो रीड ईमेल्स प्रॉपर्ली। ये आपकी टेक्निकल जो भी आप जिस तरह का काम करें, अगर वहाँ ईमेल्स की जाती हैं और उसमें एसेंशियल कम्युनिकेशन की जाती हैं, तो उसमें आप लोगों को ये कह सकते हैं कि यार अपनी ईमेल आप दिन में एक दो दफा जरूर चेक किया करें, क्योंकि हम आपने जो काम से मुतालिक बिल्कुल। बहुत सी बातें आपको ईमेल में भेज रहे हैं। या हम्म। आजकल के दौर में फ्रिक्वेंसी है आपकी कम्युनिकेशन की बेसिकली। कम्युनिकेशन का, अगर आप आजकल व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं अगर जॉब पे, हम्म। तो व्हाट्सएप को जरूर देखा करें बार बार, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंने कोई ग्राउंड रूल बना दिए और आपको यही फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि टीम आपस में बैठ के सोच के अपने लिए नॉर्म्स इस्टेब्लिश करती है। ये वो टीम हम्म। नॉर्म्स हैं जिनको ग्राउंड रूल बनाया जाता है। और असल में टीम चार्टर का जो क्रक्स है, जो इसका हार्ट एंड सोल है, वो ये वाला पोर्शन है। बिल्कुल। और अगर आप गौर कीजिए तो ये इतनी मुख्तसर सी चीज है कि इसको एक चार्ट पे लिख के दीवार पे लगाया भी जा सकता है। बड़ा बड़ा लिख के बिल्कुल। दीवार पे लगा दे, जहां आपकी टीम काम करती है, ताकि उनको रिमाइंड करवाता रहे, आते जाते वो पढ़ें और देखें कि यार ये हैं जो चीजें हमने टीम नॉर्म्स के तौर पे एग्री की हैं। कोई भूल ना जाए, हर किसी को पता हो, सर उठाए और दीवार पे पढ़ ले क्या लिखा हुआ। हम्म। आप इस बात से कन्विंस हैं कि ये होना चाहिए? बिल्कुल वो होना चाहिए। जैसे बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल रूल्स भी और नॉर्म्स भी लिखे हुए ही होते हैं, ये चीजें भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, ये तो खैर चले टीम चार्टर है। मैं एक थोड़ा इससे डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, हम्म। वहां पर भी ये जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का कोलेबोरेशन का होना जरूरी है। और ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी का होना जरूरी है, ताकि एक ट्रस्ट की इन्वायरमेंट हो। हम्म। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत आला ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं, तो वहां बाकायदा बड़े बड़ी चार्ट्स या बोर्ड या पोस्टर्स जगह जगहों पे, ऑफिस में दीवारों पे लगे होते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये चीजें इतनी ब्रॉडली डिस्प्ले की जाती हैं कि हर एम्प्लॉय, भले वो कंसर्न है पता या होता है। ज्यादा कंसर्न है या कम कंसर्न है, उसको पता हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जा रही है। मेरी जिम्मेदारी जो भी है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का ये विजन है, इसका मतलब है हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे यहाँ पे एक किस्सा याद आ गया। गालिबन आ, कौन सा प्रेसिडेंट था अमेरिका का, पता नहीं कैनेडी था या कौन था, वो हम्म। एक दफा नासा के दौरे पे गया। हम्म। और वहां पे, अब मैं आपको शायद अंदाजा नहीं है, मैं वहां रह चुका हूँ और मैं वहां के हम्म। बीच को देख चुका हूँ। वहां पे हर इंसान को वाकई बराबर तस्वर किया जाता। किधर? बाहर के ममालिक में, अमेरिका में रियली? वाकई मुझे तो बराबर पता था यहाँ पे, तकसीम। वहां पे ज्यादा ये डिफरेंशिएशन एंड वो चीज बिल्कुल होती है। भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, जो ऑफिस एनवायरनमेंट की मैं बात करूं, वैसे तो जनरली वहां पे उनके कल्चर में भी डिफरेंशिएशन एज सच नहीं है। कुछ गंदे अंडे तो होते ही हैं, जैसे हम्म। वाइट हेड्स हैं, इंग्लैंड में भी हैं इधर उधर, या वहां पे बिल्कुल। ताज्जुब वाले लोग, वो एक अलग चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम आप वर्क प्लेस पे जब जाते हैं ना, वहां पे आपको एथनिसिटी, बाकी तमाम चीजें एकदम डिसॉल्व हो जाती हैं। वर्क प्लेस के ऊपर आपको एक ऐसा कल्चर मिलता है कि जिसमें सब बराबर है, सबको बराबरी देनी ही पड़ती है। वर्क कल्चर में तो बिल्कुल बिल्कुल उनका नॉर्म्स है। नॉर्म्स हैं। अच्छा, खैर मैं बात ये कर रहा था कि प्रेसिडेंट गया
अच्छा, अब यहाँ जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि जनरल साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो जनाब पहले सारे काम बंद करवा दिए जाते हैं, पूरा शहर बंद करवा दिया जाता है, और उनके लिए पेंट हो रहे हैं दीवारों पे और हम्म, दरख्तों पे, और वो जब आए तो उन्हें कोई नजर ना आए, और उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात ना हो जाए, जैसे कोई शहनशाह आ गया हो। बिल्कुल। वो वो ये कहते हैं जी कि वहां पे जब कैनेडी नासा में गया, तो वहां वर्किंग इन नॉर्मल हो रही थी। ही जस्ट हम्म। वॉकड इन, मतलब वो स्केड्यूल्ड विजिट की बात ही नहीं है। अगर वो स्केड्यूल्ड विजिट पे भी आएगा तो काम रोका नहीं जाएगा, जो जैसे काम कर रहा था करता रहेगा। वैसे। तो वहां पे ना, वो जब अंदर बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो वहां पे एक कोई बंदा सफाई करता हुआ फिर रहा था। उसने उसको जाके हाथ मिलाई, ये मैंने खुद देखा इस किस्म का। पीएमआई का चेयरमैन एक कांग्रेस के लिए आ रहा था, होटल की लॉबी में एंटर हुआ, और वहां पे सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बंदा सीढ़ी साफ कर रहा था, मैं सामने ऊपर खड़ा था। तो चेयरमैन पीएमआई ने रुक के उस बंदे को गले लगाया, उसे हाथ मिलाया, जबकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो किसी और शहर से आया था, ये किसी और शहर में था, उसे पता भी नहीं हम्म। कि होटल का एम्प्लॉई है या किसका एम्प्लॉई है। मगर उसने उसको गले मिलाया, हाथ हाथ मिलाया। वो कहते भाई, मेरे 5,000 पार्टिसिपेंट आए, मैं उनको मिलूंगा, तुम कौन हो भाई, तुम तो नौकर हो। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल। उसे हाथ मिलाया। तो कैनेडी ने उस बंदे से हाथ मिलाया और उसे कहा कि आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं। उसे कहा जी, मैं जो हूं, अब आप जरा उस बंदे का जवाब सुने और आपको हैरत होगी। उसने कहा जी, आई एम पार्ट ऑफ द टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग मैन ऑन द मून। ओके। मिशन देखें आप, काम क्या करता है, जेनिटर है, कूड़ा उठाता है। हम्म। और उसका आप देखें प्राइड कितना है। मैं नासा का जेनिटर हूं, कोई छोटा मोटा जेनिटर थोड़ी हूँ। हम्म। मैं किसी छोटे खाकरूब के करीब का तो बंदा नहीं हूं, मैं तो नासा बिल्कुल। का बंदा हूं। मतलब प्राइड किस में ले रहे हैं, अपने काम से ज्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइड ले। ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज होनी चाहिए। हम ये प्राइड अपने एम्प्लॉयज को देते ही नहीं। उनको समझ ही नहीं होती। आप किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और किसी अपने क्या कहते हैं, जो अटेंडिंग लोग होते हैं, जो जूनियर लेवल के लोग होते हैं, उनसे कहीं यार ये बताओ ना जरा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है। वो आपका मुंह देखना शुरू करें, सर ये मेरे मेरे लेवल का तो काम नहीं है। हम उन हम्म। चीजों को पब्लिक ही नहीं करते, तो आपका कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कोलेबोरेशन कहाँ से आएगी। बिल्कुल। आपको पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, किधर रुक किया हुआ है, किधर जा रही है, तो आप क्या खाक कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। यू मे बी कंट्रीब्यूटिंग बट नॉट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल मेन ऑब्जेक्टिव। खैर, इतनी हम्म। लंबी बात करने का मकसद, मैं अभी तो सिर्फ टीम चार्टर के हवाले से और ग्राउंड रूल्स और टीम नॉर्म्स की बात करना चाह रहा था, तो उस हवाले से मैं बातें कर रहा था। मगर खैर, कुछ बातें इधर और उधर से भी आ गई। हम्म। तो ये आपको समझ आ गई कि टीम चार्टर बस। प्रोजेक्ट चार्टर नहीं होता, ऑल्दो इसमें बिल्कुल। से बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो प्रोजेक्ट ये- चार्टर में भी होती है। लेकिन इट्स बेसिकली रूल्स एंड गाइडलाइंस। मगर ये वो चीज है जो कि पब्लिक आपकी, जो टीम के लेवल तक हर किसी को बतानी है। ये सारी बातें टीम के हर मेंबर को बतानी है। बिल्कुल। तो ये टीम चार्टर में अगर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनता है तो उसमें लिखी जाएंगी। हम्म। फिर आ जाती है जी टीम की कम्युनिकेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन का। शायद आप करते भी हैं और जानते भी हैं, मगर ये हमने पहले भी जनरली अभी पढ़ा। हम पिछले वर्बल सेट। कम्युनिकेशन करते हैं, हम रिटर्न भी करते हैं। बिहेवियरल। कुछ बातें हमारे बिहेवियर से भी जाहिर होती हैं। बिल्कुल। इत्मीनान मेरे चेहरे से झलक रहा है, तो बेसिकली आई एम कम्युनिकेटिंग माई सेटिस्फेक्शन टू पीपल अराउंड मी। कम्युनिकेशन तो हो रही है। बिल्कुल। या कोई फिजिकल मीन्स हो सकते हैं कि मैंने कोई काम कर लिया है तो मैंने नोटिस बोर्ड पे जाके लिख दिया, या कोई जो भी कोई चार्ट या कोई चीज लगी हुई है, तो फिजिकल मीन्स इस्तेमाल कर सकता हूं। या हम्म। फॉर दैट मैटर व्हाइट बोर्ड पे किसी को कोई बात बना के समझा रहा हूं, तो दीज आर द फिजिकल मीन्स। और वर्चुअल आजकल के दौर में बहुत कॉमन है कि आप ऑनलाइन ही
लोगों को चीजें बताते हैं, बल्कि मीटिंग्स ही ऑनलाइन कर लेते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हम्म, हैं जो हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में मददगार साबित होती हैं। अगर मैं ये सोच लूं कि अगले को समझ आ ही जाएगी और मैं कम्युनिकेट ना करूं, या अगर कम्युनिकेट करूं तो मुंह में कुछ बुड़बुड़ा दूं जो आप सुन भी ना सकें, बिल्कुल। तो वो इफेक्टिव तो ना हुआ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी नहीं वो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मेरा पूरा मैसेज अगले को पहुंचना भी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल। आना चाहिए। यस। अब मैं कहूंगा कि जी मैंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर ली, मतलब जो मुझे कहा गया था मैंने उस तक पहुंचा दिया है। ये इफेक्टिव होता है कि जो मैंने वादा किया वो पूरा कर लिया। अच्छा, एक तो ये बात होगी कि कम्युनिकेशन का मकसद इफेक्टिव होना है और उनके ये मीन जो हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि जब आप अपना टीम का चार्टर बनाएं तो उसके अंदर आप कम्युनिकेशन से मुतालिक एक्सपेक्टेशंस और डिटेल्स टीम चार्टर में जरूर शामिल कर दें, क्यों करें। कि लोगों को पता हो ये खबर मुझे कहाँ से आनी है, ये प्रोग्रेस मुझे किसने देनी है, या मैंने किसको क्या देनी है। तो मतलब वो हायरार्की में उसे अंदाजा हो कि मुझे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाना है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर कहते जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी, अपनी कम्युनिकेशंस को वेल ऑर्गेनाइज करें, हबड़ तबड़ में बातें ना करें, तरतीब में बात करें, एक सीक्वेंस में जो बात बतानी है, स्टेप नंबर 1 2 3 4, ऐसी गपशप के अंदर जो बात करते हैं उसमें कोई शायद रबत नहीं होता। बिल्कुल। तो अपनी टीम को फैसिलिटेट करें और स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेट करें और इन सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें। याद रखिए, स्टेक होल्डर हर वो बंदा या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके प्रोजेक्ट से किसी की तरह का भी कोई ताल्लुक रखता है। तो उन सब से कोलैबोरेट तो करना पड़ेगा बिल्कुल। और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी मैनेज करनी है, उनको फैसिलिटेट भी करना है, और टीम मेंबर्स भी इस स्टेक होल्डर की लिस्ट में शामिल हैं। टीम भी तो स्टेक होल्डर है ना, वो काम कर रही है। अगर वो काम ना करे तो प्रोजेक्ट कैसे होगा। तो उनका बिल्कुल। भी रोल है। उसके बाद वो कहते हैं कि चेक रेगुलरली टू मेक श्योर इट्स वर्किंग। जो आपने टीम का मैकेनिज्म, कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म बनाया है, तो अब आप अपने ऑफिस में छुप के ना बैठ जाएं। बाहर आपने जो भी क्या कहते हैं रायता फैलाया है, लोग पता नहीं उसका क्या बना रहे हैं। आपने कभी चेक भी नहीं करना अपने ऑफिस से निकल के कि लोग किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो आपने तरीका बताया था उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या जो आपने तरीका बताया उसमें कोई खामियां तो नहीं थी। तो चेक रेगुलेटली टू मेक श्योर कि द सिस्टम इज वर्किंग। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो भी आपने टीम की कम्युनिकेशन के लिए तरीका वजह किया था, क्या वो सूदमंद है? इज इट वर्किंग और इज इट नॉट वर्किंग? बिल्कुल। और इस काम के लिए एजाइल में हमारे पास कॉन्सेप्ट है रेट्रोस्पेक्टिव का, और यस। प्रिडिक्टिव में हम लेसन्स लर्नड एक्सरसाइज करते हैं। जब कोई काम, कोई कम्युनिकेशन हो जाए तो फौरी आके चेक करें कि कैसा हुआ ये काम, कोई हम्म। खामी तो नहीं रह गई, कोई कमी तो नहीं रह गई। हमारे असूल जो बनाए हुए थे कम्युनिकेशन के हवाले से, उनमें कुछ तब्दीली तो करने की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है तो फौरन करें। आय यस। कम्युनिकेशन होती है, अगला बंदा आपको पता चलता है कि वो कह रहा है कि मुझे तो कोई मैसेज समझ ही नहीं आया, क्या उसने गार्बल्ड सा मैसेज भेजा है। अगर मुझे ये फीडबैक मिल जाए वक्त पर तो मैं इस प्रॉब्लम एक्शन को प्लान दूर कर कर सकते लूँ। हैं। उस बंदे को कह दूं कि भाई, कम्युनिकेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तुमने वाजे तौर पे उसको क्यों नहीं बताया और समझाया, और क्यों नहीं इंश्योर किया। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। बिल्कुल। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, ये बड़े रेट्रोस्पेक्टिव। जरूरी हैं। बिल्कुल। ये हमें थोड़ा रिव्यू करने का मौका देते हैं और करेक्शन करने का मौका देते हैं। तो ये जनाब रेट्रोस्पेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। हम्म। एक और अहम जो बात है यहाँ पर वो ये है कि जो टीम है आपकी, उसके लिए सबसे सूदमंद या सबसे फायदे का काम, तरीका काम करने का ये है कि टीम दू बदू एक कमरे में, एक जगह पे
फिजिकली प्रेजेंट हो जब वो काम कर रही हो। इससे ज्यादा एहसन तरीका काम करने का टीम के लिए कोई हो नहीं सकता। हम्म। मतलब अगर सब एक ही कमरे में मौजूद हैं तो मतलब वो आवाज देकर भी अगले से पूछ सकते हैं, यार तुमने वो काम किया कि नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल वो सही बात है। फलानी चीज मुझे भेज दो। बेटर, बेटर देन इससे वर्चुअली। बेहतर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। हम्म। अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी, पेपर ट्रेल होनी चाहिए, कागज पे रिकॉर्ड होना चाहिए। भाई वो हम्म, सब बेकार के काम हैं, वो बिल्कुल। फॉर्मेलिटीज हैं। असल में आप लिख के देते हैं, अगला बंदा पढ़ के साइड पे रख देता है, अमल उस पर करता कोई नहीं है। अगर मैं उसको खुद अपनी आवाज में उसको ये मैसेज दूं, उसको कहूं मोर सामने इफेक्टिव। कि भाई ये काम करो, तो वो उसको दरगुजर नहीं कर सकता। ज्यादा इफेक्टिव होता है, और अगर बिल्कुल। उसको आपका मैसेज समझ नहीं आया तो वही पूछ लेगा ना कि क्या मसला है, क्लैरिफिकेशन मांग लेगा। तो एक तो कोशिश ये करें अगर मुमकिन हो सके कि टीम को एक ही जगह पे कोलोकेट करें, वो सब एक दूसरे को देख भी सकते हो और कम्युनिकेट भी कर सकते हो। मतलब आपने देखा मॉडर्न जो ऑफिस सेटिंग्स हैं उनके अंदर उन्होंने जो ऑफिसेज का कॉन्सेप्ट खत्म करके कैबिन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल। और फिर कैबिन्स की दीवारें शीशे की बन गई। और आजकल का जो वर्क स्पेस है उसमें शीशे भी नहीं होते, एक ही बड़े हॉल के अंदर लोग अपना अपना टेबल लगा के बैठे होते बिल्कुल हैं। सही बात है। इफेक्टिव ही नहीं होती ये चीज। ये देखें ना, अब आप एक बैंक में जाते हैं और वो जनाब आप एक मसला आपका फंसा हुआ है, तो वो आपको बताता है, एक तो वो आपको बताता है, वो पॉइंट करके उसके पास चले जाएं, या उसको इशारा कर देता है वहां से कि यार ये आ रहा है बंदा, जरा इसका काम कर दें। बिल्कुल। बजाय बजाय इसके आप एक आदमी के ऑफिस में जाएं, अच्छा ठीक है अब आपको फलाने के पास जाना होगा, वो उसका ऑफिस फलानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर है, और फिर जनाब वहां से आपको फलानी जगह जाना होगा। मेरा मतलब है लोगों की जिंदगी अजाब बना देते हैं। जिसका बिल्कुल। काम है उसको, मेरा मतलब है उतना बड़ा काम नहीं है जितनी उसके उसको मंजिलें तय करनी पड़ती हैं उस काम के सारे कनेक्शंस को, डॉट्स को बीट करने के लिए। तो ये तो खैर काम के हवाले से था, टीम की बात कर रहा हूं कि टीम का इंटरेक्शन सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तभी होता है जब टीम एक जगह पर मौजूद होती है। इससे उन्हें बेटर बॉन्डिंग का भी मौका मिलता है, और वो फिर जो भी बात करेंगे फिजिकल टूल्स के जरिए करेंगे। वो कोई ईमेल, टेलीफोन, कोलैबोरेशन इजी ये होती चीजें है। नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो व्हाइट बोर्ड पे खड़े होके डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये ऐसे है ये वैसे है। तो मतलब जो समझ आ रहा होगा सबको एक जैसा ही समझ आ रहा हो, कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। फिर एक ठीक है। बार मैं एम्फेसाइज करूंगा कि बेहतरीन तरीका काम करने का को लोकेशन है, लेकिन आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ये मुमकिन नहीं होता। तो जब मुमकिन ना हो, मिसाल के तौर पे आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो डिस्पर्स्ड हों ग्लोबली, और आप एक दूसरे से को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, मगर काम तो इकट्ठे ही करना है, तो फिर हम आ जाते हैं वर्चुअल टीम के कॉन्सेप्ट पे। ये दूसरा एक्सट्रीम है जहां पे हर बंदा शायद अलग अलग मुल्क में, अलग अलग ऑफिस में अपने कैबिन से बैठ के आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, सारे ऑर्डर्स वहां से लेने। लेकिन ये देखिए ये एक वीक मीडियम है, ये एक वीक मीडियम है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए जब हम वर्चुअल टीम्स के साथ ऑनलाइन या किसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मैसेज फिजिकली मुझे एक फिक्रा कहने से अदा हो जाना था, अगर मैं आपसे वर्चुअली काम कर रहा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं, वो तो मुझे काफी टाइम लगता है। उस बात को 3 दफा रिपीट करना है, एम्फेसाइज हम्म, करना है, आपसे कंफर्मेशन लेनी है, समझ आ गई है कि नहीं आ गई है। अगर फिजिकली आप मेरे सामने बैठी होती तो मैं आपको जो बात कहता, वैसे मैंने पहले भी बात की थी, उसमें मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी शामिल होते, मेरा बिल्कुल। चेहरे पे जो एम्फेसिस है वो भी शामिल होता, आपको बात समझ आ जाती। अब मैं आपको एक स्क्रीन के पीछे बैठ के एक फोन के जरिए या एक, बिल्कुल। तो ना आप मुझे देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना मेरी जात का कोई असर है, ना मेरी शक्ल का बहुत डिफरेंट है। एक्सप्रेशन का कोई असर है।
तो वर्चुअल टीम में इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। यही वजह है कि अगर हम वर्चुअल टीम में मीटिंग्स भी करते हैं तो फिर ये वीडियो मीटिंग्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ऑल्दो मैं नहीं समझता बिल्कुल कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो मीटिंग्स में हम कोई अगले के एक्सप्रेशंस पढ़ सकते हैं। कोई छोटी सी तो विंडो आती है जिसमें उस बंदे की शक्ल बिल्कुल। नजर आती है, पढ़ते भी नहीं हो तुम। वो समझ ही नहीं आता। लेकिन फिर भी कम से कम इस ये तो बेहतर है कि मैं आई एम रियली नॉट टॉकिंग टू अ वॉल, आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन। हम्म। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये कहें कि यार मुझे उसके तासुरात नजर आ रहे थे, चेहरे के एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे, तो आई एम सॉरी, बिल्कुल। वो पूरी तरह ग्रैस्प नहीं होते। तो नहीं हो मगर सकता। अगर मैं अभी यहाँ आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ और मैं, मेरी लाजमी बात है, मेरी आवाज में उतार चढ़ाव भी है और हम्म। मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, मेरी बॉडी भी मूव कर रही है, एम्फेसिस भी, कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है। दिख लेकिन ही रहा है। वही बात जो मैं एक दफा कर सकता था, मैं अब कई कई बार रिपीट भी करता हूँ ताकि वो वाकई मैसेज ड्राइव होम हो जाए। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्चुअल आजकल का दौर है, इफेक्टिव तो नहीं है कोलोकेटेड की सकते तरह, बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। लेकिन नॉर्मल है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप पैसे बचा लेंगे। मतलब अब ये से कि ये 10 लोग हैं, 10 मुल्कों से आके उन्होंने मीटिंग करनी है, तो उनका आप ट्रेवल का और बोर्डिंग का एक्सपेंस ही निकालें तो आपकी तबीयत साफ हो जाए। यहाँ पे बिल्कुल को आप एक बड़ी छोटी सी कॉस्ट के अंदर लोगों को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बुला के तो उनसे बात कर लेते हैं, तो है पैसे तो बच रहे हैं। फिर उनको रीलोकेट होने के, ट्रेवल करने के एक्सपेंस वो भी नहीं देने पड़ रहे। फिर हो सकता है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी उसका डिस्टर्ब नहीं हो रहा। बीवी बच्चे उसके साथ हैं, उसे पता है मैं इस कमरे से निकल के बाहर जाऊंगा तो बीवी बच्चे नजर आ जाएंगे, उनको मेरे हम्म। से कोई जरूरत होगी तो कहने का मतलब है कि वर्क और लाइफ बैलेंस, ये वो चीजें हैं, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको आज मॉडर्न दुनिया ने अडॉप्ट किया है। देखिए, कोविड के आने से जहां बहुत नुकसान हुआ, हमें बहुत फायदा भी हुआ। फायदा भी हुआ। वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करने के आदी बन गए, लोगों ने बन गया। वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया और यस। इफेक्टिव भी हो गया वो। कॉन्सेप्ट आया और लोगों को पता चला कि हाउ टू फिर एक्चुअली। ये भी अंदाजा हुआ कि यार घर में रहने से बहुत सी चीजें जो हम हमें रियलाइज ही नहीं करते, वो चीजें हमारे सामने आती हैं और हम ज्यादा बेहतर बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। वो भी उतना ही जरूरी है जितना काम। बिल्कुल तो बिल्कुल। वर्क और लाइफ का बैलेंस है। अब यही वजह है कि बाहर के ममालिक में कोविड गुजर भी गया, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने बाकायदा ये पॉलिसी बना ली है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट ऑफ देम, कि कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन यू आर सपोज टू वर्क फ्रॉम होम। पॉलिसीज होती हैं। यस। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कानून है यस। ये कि आप कि 2 से 3 दिन घर से काम करेंगे और वो आपको दिन यस। बताए जाते हैं। अब इससे अंदाजा करें फायदा क्या हुआ। कोविड की वजह ओवरहेड्स से कम होने के। ऑफिस बंद हो गए थे और फिर भी हम्म। काम चल रहा था, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि यार इतना पैसा जो हम ऑफिस की बिल्डिंग्स में खर्च कर बिल्कुल रहे हैं ओवरहेड्स और ज्यादा आ इतने रहे जो हैं। लोगों को वो पैसे आने जाने के दे रहे हैं, ये तो हमारे बच गए। उन्होंने क्या हम्म। किया, उन्होंने कहा कि अपने ऑफिस की स्पेस को ही आधा कर दिया। उन्होंने कहा कि आधे लोग इन दिनों में आएंगे, आधे लोग इन दिनों में आएंगे, बाकी दिन यस। वो अपने घर से काम कर रहे होंगे। एक यहाँ हम्म। पैसा बचा लिया, वर्क लाइफ बैलेंस भी दे दिया और उनका ट्रेवल एक्सपेंस भी बचा लिया। बात समझ आई आप। काफी चीजें मतलब इस तरह कवर हो गई। लेकिन फिर भी मैं वापस आऊंगा, को लोकेटेड टीम से ये बेहतर नहीं है। नहीं लेकिन हो सकता। अब अगर आप इस वर्चुअल टीम के एनवायरनमेंट को थोड़ा और एनहांस करें, जहां 1 मिनट की कम्युनिकेशन होती थी, वर्चुअल टीम 5 मिनट में करे ताकि चीजों को समझाया जाए, कैमरा हमेशा ऑन हो। फिर मतलब ये है कि जो बंदा, ये बड़े नॉर्म्स है ना। अब मैं अपने सब्जेक्ट से बिल्कुल। बाहर जा रहा हूँ, मगर ये है कि अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं बिल्कुल कैजुअल बैठा हूँ मैं। हम्म। अक्सर हम ये बात करते हैं कि अगर आप ऑफिशियल सेटिंग में कहीं हैं तो आपको प्रॉपरली ड्रेस होना चाहिए, टाई लगा के, पैंट पहन के, कैम बिल्कुल कोट बिल्कुल। पहन के। आप बिल्कुल उन्हीं सेटिंग में जो कि ऑफिस जाते हैं, तो आपको उसी सेटिंग में होगा तो सीरियसनेस आएगी ना। बिल्कुल। ठीक है ना। तो लोग Anyway, ऑब्वियसली वो चीजें नहीं होती वर्चुअल में। हाँ जी।
अच्छा, फिर लाजमी बात है जब वर्चुअल के ऊपर हमें काम करना है तो यू हैव टू रिलाई ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो लाजमी बात है कि बैकबोन मजबूत होनी चाहिए। अगर हम्म। अमेरिका में आज ये काम हो रहा है तो वो इस वजह से है कि उनकी बैकबोन जो कम्युनिकेशन की है, टेक्नोलॉजी की है, वो बहुत जबरदस्त है। और आप हमारी पाकिस्तान से कंपेयर कर ले, दौर तो वही है जिसमें वो भी जिंदा है और हम भी जिंदा है। बिल्कुल एक सही आदमी बात है। यहाँ बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है। अब हमारे हम्म। दरमियान कम्युनिकेशन इसलिए नहीं सही तरह से हो पाती, कभी हमारा नेट डाउन है, कभी कोई और ड्रामा बन गया, बिल्कुल यही। कभी गवर्नमेंट को तकलीफ हो गई है कि ये कम्युनिकेट, ये तो पता नहीं व्हाट्सएप ना इस्तेमाल कर लें तो क्यामत ना आ जाए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि रिलायबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, उसमें ये पेटी अफेयर्स नहीं होने चाहिए। पर कम्युनिकेशन की ही काम भी हमारा इतना अफेक्ट होता है कि लाइट नहीं आ रही थी तो काम नहीं हो पाया, तो बिल्कुल, वर्चुअल में तो बड़े एग्जैक्टली मसले हैं। एग्जैक्टली। और मगर एक प्रॉब्लम है वर्चुअल टीम्स के अंदर, कि हम चूंकि एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को फील नहीं कर सकते, हम सिर्फ हवा में एक तस्वीर के साथ बात करते रहते हैं, तो बॉन्डिंग इश्यूज आ जाते हैं। और कई लोग तो आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो लोग लोनली फील करने लगते हैं। मिसाल के तौर पे, आप कहीं अपना आइस पीक में किसी ऐसे बर्फानी इलाके में बैठे हुए हैं जहां किसी इंसान से आपका कोई कांटेक्ट ही कई दिनों के बाद होता है, और ऑफिस का काम आप रोज वहां से ऑनलाइन करते हैं। आप बैठे तो बातें तो लोगों के साथ ही कर रहे होंगे, लेकिन लेकिन वो फिजिकली आपके इर्द गिर्द के माहौल में कोई इंसान नहीं है। नहीं है। लोनलीनेस का आप देखें ना, मैं एक सही कमरे बात में है। बैठा हूं अकेला, आप एक कमरे में बैठी हैं अकेली, तो बिल्कुल। मतलब ये है कि एक लोनलीनेस का एहसास तो होता है। होता है, डेफिनेटली तो होता है। बॉन्डिंग अ, इश्यूज हैं, इसको ब्रिज करने के तरीके होते हैं। मतलब हम्म। मुझे ये तजर्बा पीएमआई के साथ काम करने से हुआ। हम उनकी मुख्तलिफ जो काउंसिल्स थी, टीम्स थी, या जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं, उनकी जो पीएमबीओके वगैरह बनती है, उसकी टीम वगैरह पे मैंने बहुत अच्छा काम किया। आप यकीन कीजिए कि जाहिर बात है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हमें हर हफ्ते वहां बुलाएं और हमारी मीटिंग कंडक्ट कराएं। तो हम्म। या पूरी टीम को ही वहां रीलोकेट कर दें, ये नहीं कर सकते थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि आप अपने अपने घरों में बैठें, लेकिन आप एक टीम है, पूरी दुनिया में ये टीम के मेंबर फैले हुए हैं। और उन्होंने हमें कहा कि जी अच्छा, उस जमाने की मैं जब बात करता हूँ तो ये कोई इंटरनेट वगैरह इतना कॉमन नहीं था। उस एग्जैक्टली। जमाने में वो हमें जब हमारा होता था तो हमें कहते थे कि टेली कॉन्फ्रेंस करें आप। टेली कॉन्फ्रेंस का वो एक नंबर हमें दे देते थे, और अच्छा। वो उसके साथ हमने कनेक्ट होना होना था। तो वहां पे सारी जो टीम मेंबर हैं वो उस मीटिंग के लिए हाजिर होते थे। और उसका भी एक तरीका था, वो जो हम जब एक मीटिंग में बैठते हैं ना आमतौर पे फिजिकली, तो हम लोग घंटों बैठे रहते हैं। बिल्कुल। वहां पे एक एजेंडा होता था, जनाब ये 40 मिनट की मीटिंग है, और ये इतने बज के इतने मिनट जब शुरू होगी, 2 मिनट का इब्तदा दिया इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और फिर जनाब फलाना बंदा ये वाली बात के ऊपर बात करेगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, 40 मिनट में क्वेश्चन आंसर करके समराइज करके तो आप अपने मिनट्स बना के फारिग। हम्म। और ये वर्चुअली हो रहा है, अंदाजा कीजिए। एक दूसरे को हम देख भी नहीं सक रहे हैं, लेकिन हमें वो ईमेल आई होती थी कि जी ये इसका एजेंडा है, और आपने ये वाली चीज तैयार करके आनी है, और ये वहां पे ये इश्यूज डिस्कस होने हैं। आखिर में क्वेश्चन आंसर में आप अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, मैंने वहां से सीखा कि टीम के मीटिंग को कैसे कंडक्ट करना चाहिए और कैसे खत्म करना चाहिए। कोई मीटिंग मुझे याद ड्रैग नहीं करने की आता जरूरत नहीं होती। कि ये टेली कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंस की कोई मीटिंग वक्त से बाहर गई हो। अमूमन बिल्कुल। वक्त खत्म होने से पहले ही मीटिंग कंक्लूड कर चुके होते थे। और फिजिकल मीटिंग्स की बात करूं मैं, तो जो हम अपनी पूरी जिंदगी में फौज के बाद जिन इदारों में मैं काम करता रहा हूं, मैंने इस बात को देखा कि मीटिंग की कोई तमीज ही नहीं है। बिल्कुल। जिसका बिल्कुल। दिल करता है मीटिंग में आ जाओ जी, डेकोरम। पता है डेकोरम नहीं नहीं। ना एजेंडा है ना कुछ, मीटिंग पे बुलाया है जिस बॉस ने, वहां जाए। मैं जाती एक्सपीरियंस में आपको बताया शायद पहले भी, वहां जाए तो बॉस कहता है आओ यार बैठो चाय पीते हैं, मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को। यार को खुदा का खौफ करो तुम मतलब मीटिंग कह के बुला रहे हो मुझे, इंपॉर्टेंट टास्क काम से मैं उठ के आया हूं,
और आपको चाय पीने को दिल कर रहा है या गप मारने को दिल कर रहा है, या अगर कोई बिल्कुल। फॉर्मल मीटिंग भी है तो वो जनाब है 1 घंटे की, और वो जनाब 8 घंटे चलती रही, बीच में चाय भी आई, खाना भी आया, और 8 घंटे, बल्कि मैंने ऐसी इन्वायरमेंट में काम किया है जहां पर वो मीटिंग 3 3 दिन तक चलती रही। इसको आप मीटिंग नहीं कह सकते, ये आप काम कर रहे हैं मिलके, एग्जैक्टली। इसको मीटिंग नहीं कहते। हम लोगों ने मजाक कोलैबोरेटिव बना वर्क। लिया मीटिंग। कोलैबोरेटिव मीटिंग वर्क जो है है वो। वो उसकी मुद्दत होती है। तो खैर, एनीवेज, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स जरूर हैं। हम्म। लेकिन आप सूट करें, मैं आपको ये बताना ये चाह रहा था कि को लोकेटेड टीम से बेहतर तो कोई तरीका हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और वर्चुअल टीम इज आवर नेक्स्ट स्टॉप। ठीक है जी, अगर कम, इससे कम तर कहीं रुकना है तो मैं वर्चुअल टीम पे एग्री करूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं कि किस तरीके के साथ बिल्कुल। आप इसको अपने हम्म। एनवायरनमेंट पे अप्लाई करेंगे। वर्चुअल टीम के अपने चैलेंजेस होते हैं, लाजमी बात है, मैं आपसे पहले बात बिल्कुल कर ही होता है, चुका हूँ बिल्कुल होता है। कि जो लोग दूर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना मैनेज कोई करना भी इलेक्ट्रॉनिक मुश्किल तरीका होता है। होना चाहिए। हम्म। कोई तरीका हम्म। ऐसा होना चाहिए ना, मैं उसकी प्रोग्रेस को मेजर कर सकूं कि यार उसने कितना काम कर लिया है, मतलब मुझे वो काम रिसीव हो जाए। मीटिंग एक ऐसा टूल है, मीटिंग के अंदर हम उससे प्रोग्रेस लेते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, और उससे अपडेट करते हैं, तो मुझे पता होता है कौन सा बंदा कहाँ पहुंच क्या चुका है, खाता है। तो उसकी हम्म। परफॉर्मेंस ट्रैक हो जाती है। डाइवर्सिटी जो मैंने अभी आपसे बात की, कि भले वैसे तो ये कोई नेशनली पॉलिसी होती है कि हम कैसे लोगों को बराबर समझेंगे, नहीं समझेंगे, क्या हिसाब किताब होगा, लेकिन आपके पास ऐसे लोग होंगे जो मुख्तलिफ जुबानें बोलते होंगे, जो डिफरेंट बिल्कुल। टेक्निकल स्किल्स रखते होंगे। हम्म। आप मर्द होंगे, औरत होंगे, डाइवर्सिटी को कबूल सबको फरमाइए। सबको उसको इंक्लूड कर लो। स्कॉन से देखने की या गुस्से से देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग भी आप ही के बराबर हैं, ज्यादा जानते हैं या कम जानते हैं, लेकिन हैं वो भी इंसान ही। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। दुनिया तो ये काम मानती है, हम नहीं मानते। हम नहीं मानते। फिर सोलो वर्किंग जो है, आपको वर्चुअल टीम में आपको मैंने बताया कि वो थोड़ी बॉन्डिंग के ऊपर इफेक्ट करती है, क्योंकि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में तो ऑब्वियसली। शायद आमने सामने हैं, लेकिन दरअसल आप अकेले हैं। अकेले हैं, आपकी टीम बॉन्डिंग उस तरह से नहीं होती। जी हाँ। तो बॉन्डिंग इश्यूज जरूर है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेजर देने पड़ जाते हैं। हम्म। फिर है जी रनिंग वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम्स को चलाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? मिसाल के तौर पे अभी देखें ना, अगर आप मेरे सामने बैठी होती तो हम बात कर रहे होते, मुझे पता आप मेरे सामने बैठी हुई हैं। अब आप बिल्कुल। यहाँ से उठ के चली जाती हैं 5 मिनट के लिए, मुझे पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर वीडियो नहीं है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो फिर आप जो बात मैं बोल रहा हूँ, क्या आप वाकई उसको पूरा पूरा फॉलो कर रही हैं या नहीं हम्म। कर रही? मुझे कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि आपने हाँ ना भी ना किया हो, आप सुन भी रही हो या ना सुन रही हो, मुझे तो नहीं पता। तो मुझे बिल्कुल। इस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या करना होगा? बार बार आपसे कंफर्म करना पड़ेगा, हाँ जी ये बात समझ आ गई है, आगे चलूं, आप बयान याद कर सकती हैं समझ ये रहे बात हैं। को। तो इस तरीके के साथ मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूं, और कोशिश करता हूं कि एक तो आपकी वो बॉन्डिंग इशू ना रहे, आपको लगे कि मैं रियल इंसान से बात कर रही हूं। दूसरा, आप एज ऑफ योर सेंसेस रहें, आपको पता हो कि ये मुझे किसी भी वक्त एक्टिव। सवाल पूछा जा सकता है, तो ऊंग ना जाए बंदा उसके दौरान, और सारी बात पूरी तरह से कैप्चर हो। फिर वर्चुअली अगर ज्यादा लोग हैं, 8 10 लोग हैं, तो मुझे कुछ ऐसी हरकतें करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज उन लोगों से करवानी चाहिए जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हों। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूंगी कि आप 10 लोग हैं, आप 2 टीमों में डिवाइड हो जाएं, और मैं आपको अलग अलग वर्चुअल रूम्स में भेज देता हूं। ये हम्म। टॉपिक डिस्कस करके आप लोग आएं, और फिर अपने जो समरी है वो मुझे बताएं। ये हो सकता है, वर्चुअल टीम बना सकते हैं, क्योंकि अब आप तो खैर एक ही स्टूडेंट हैं इस वक्त क्लास में, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल। 20 25 होते हैं, तो वहाँ हम हम्म। बहुत सी एक्सरसाइजेज करवाते हैं। पहले बिल्कुल। कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, फिर उन्होंने कहा जी ये आप वर्चुअल टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, और ये टॉपिक डिस्कस करके और आके यहाँ हमें प्रेजेंट करें।
तो वही उसी सेशन, उसी जूम मीटिंग में वो कंडक्ट होता है। तो कंडक्ट पॉजिटिव नेटवर्क बिल्डिंग एक्टिविटीज। तो ये इस हवाले से, अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है, तो एक छोटा सा सवाल है कि व्हाट इज योर टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्चुअल टीम एक्सपीरियंस। आपके ख्याल तो में और क्या किया जा सकता है इस वर्चुअल एक्सपीरियंस को और ज्यादा इफेक्टिव और पॉजिटिव बनाने के लिए? इसी तरह से कि अगर कोई हमारी डिस्कशन चल रही है, कोई टास्क आ रहा है, तो उसमें आप डिफरेंट तरीकों से लोगों के इनपुट्स लें, बेशक कि आपस में टीम्स को बोलें, कोलैबोरेट करें, ब्रिंग अप विद समथिंग, सम आइडियाज टू वर्क अराउंड। तो टीम आपस में मीटिंग्स ही कर सकती है। उसके अलावा कोलैबोरेट। वर्चुअली कोलैबोरेट ही कर सकती है, या वर्चुअली यू कैन हैव दोज केव इन लिंक्स जिसपे आप ये लोग सारे वर्चुअली बैठ के काम साथ में कर रहे हो, स्क्रीन बिल्कुल। शेयरिंग करके काम कर रहे हो। एक तो ये है ना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लेक्चर कर रहा हूँ, तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ। दूसरी बात, दूसरा ये है कि मैं आपसे सवाल जवाब पूछता रहूँ, आपको एंगेज करूँ। ठीक है। तीसरा बिल्कुल। ये है कि अगर आप एक से ज्यादा स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप मैं आप लोगों को आपस में डिस्कस करने का मौका दूं और मैं खामोश हूं। कोई सवाल पूछ के आपसे कहूं कि आप लोग जितने भी बैठे हैं, आपस में इधर ही डिस्कस करें मेरे सामने, बिल्कुल। मैं सुन रहा हूं। तो वो फिर आप यस, आपस में बातचीत शुरू करेंगे, क्रॉस वो आपको कोलैबोरेटिवली आप मतलब कोलैबोरेट एनहांस कर कर सकेंगे। और उसके बाद अगला तरीका ये है कि अगर लोग ज्यादा हों, तो उनको छोटी छोटी टीम्स में बांट के अलग अलग कमरों में भेज दिया जाए, और उनसे कहा जाए कि आप प्राइवेटली डिस्कस करें जो कुछ करना है, वापस सकते। आएंगे तो यहाँ आपको अपनी समरी पेश करनी पड़ेगी हर टीम को। बिल्कुल। अब जब हम वो वर्चुअल टीम रूम्स बनाते हैं, तो मैं क्या करता हूं कि वर्चुअल टीम्स को उनका उनका काम दे देता हूं, और मुझे पता होता है उनके शुकुशुबात होंगे, वो मुझसे इंटरेक्ट भी करना चाहेंगे। अब चूंकि मैं उनके कमरे में मौजूद नहीं हूं, तो मैं उन्हें सुन नहीं सकता। हम्म। तो मैं क्या करता हूं कि वाइल मैंने से कि उनको कहा कि आप 20 मिनट जाके डिस्कस करें, तो मैं बार बार उन 20 मिनट में से 5 मिनट एक 3-4 मिनट एक ग्रुप में जाके बैठता हूँ, 3-4 मिनट दूसरे में जा बैठता हूँ, कि अगर किसी का कोई सवाल जवाब है या कोई बात मुझसे पूछनी है तो वो पूछ। तो मैं स्विच करता रहता हूँ मुख्तलिफ रूम्स विच के इज। अंदर, अनटिल देयर डिस्कशन इज कंप्लीट। और फिर जब वापस वो लोग आते हैं, उनके रूम्स खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली दे कम बैक टू द सेम जो हमारा क्लासरूम है। और क्लासरूम में फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अब आप अपनी जो समरी है वो पेश करें। इस तरह आपका बहुत ही इंटरेक्टिव किस्म का माहौल बन जाता है, नेटवर्क बिल्डिंग होती है, टीम जो है वो इन्वॉल्व होती है। बल्कि आजकल ये लेक्चर वाला मोड कम इस्तेमाल होता है, बल्कि ये मोड ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये है भी अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यही आता है कि अगर किसी को बेसिक से नहीं पता, अगर बेसिक लर्न करने के लिए मैं एक बच्चे को कहूँ कि अच्छा तुम खुद ही चल के दिखाओ, मैं उसको गाइड भी ना करूँ, तो वो बिल्कुल। ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर हम्म। जो चीज बच्चा खुद उठ के खड़ा होके और चलने की कोशिश करेगा, जो तरीका वो सीखेगा, वो ज्यादा पायदार हो। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल ज्यादा इफेक्टिव होगी वो। हाँ जी। तो हम ये चाहते हैं कि वो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम जनाब 3-3 घंटे आपके आपके साथ गप्पे ही मारते रहें। तो हम आपको हम्म। गाइड पुश कर देते हैं कि यार ये है, अब आप इससे आगे सोचते। तो यही तरीका मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, मतलब ज्यादातर। दूसरा तरीका जो है ना, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और उसके अंदर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। ट्रेनिंग बहुत बढ़ जाती है। एक काम जो 1 मिनट में होता है, वो अब 5 मिनट में होगा। इसका मतलब है बिल्कुल। 5 गुना टाइम बढ़ेगा, तो कॉस्ट भी तो कोर्स की उतनी ही बढ़ेगी ना। हम्म। एनीवेज, तो ये बात होगी रनिंग वर्चुअल मीटिंग्स के हवाले से। वर्चुअल टीम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टीम, एज अ टीम, जो हमने बताया कि हम कोलैबोरेशन करेंगे और सब कुछ करेंगे, टीम आपस में अपने कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म और किस तरह कोलैबोरेशन करनी है, कोलैबोरेशन के कौन से मेथड इस्तेमाल करने हैं, ये वो बैठ के प्लान करते हैं आपस में। बिल्कुल। ये उनका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान होता है। अच्छा, ठीक है, टीम का। हम्म। टीम आपस में कैसे कोलैबोरेट करेगी। खैर वो हम्म। टीम का कम्युनिकेशन प्लान तो टीम का होता ही है, टीम से बाहर का भी होता है, बाकी लोगों के साथ भी, स्टेक होल्डर के साथ भी।
और मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ बात मैं टीम ही की नहीं कर रहा। जब मैं कहता हूं कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, तो प्लीज इंक्लूड अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। उनसे भी तो कम्युनिकेट करना है, उनसे भी तो कोलैबोरेट करना है। लेकिन बिल्कुल। बेशक उनमें से टीम मेरी अव्वलीन इंपॉर्टेंस है। टीम के साथ तो बहुत ज्यादा करना है, हर वक्त करना है। इसमें हमें बिल्कुल। ये बात क्लियर होना चाहिए कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ, भले वो वर्चुअली कर रहा हूँ या जैसे भी कर रहा हूँ, वो किस टाइम जोन में बैठा है, वो हम्म। कितने वर्क, उसके वर्किंग आवर्स कब शुरू हुए थे और कब खत्म हुए, वो किस मुल्क में है, वहां का क्या सर्दी है गर्मी है, मौसम कैसा है, वहां दिन है रात है, वहां की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वगैरह वगैरह। डिफरेंट अब होती मैं है। कौन से वर्चुअल टूल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ? टास्क बोर्ड क्या होता है? टास्क बोर्ड जैसे आपका एजाइल के अंदर एक होता है कि जी क्या काम थे, टू डू की लिस्ट प्रोग्रेस। क्या है, कितने काम पे काम हो रहा है, किन चीजों पे काम हो रहा है, और किन पे खत्म हो गया। ये एक सिंपल यस। टास्क बोर्ड की एग्जांपल है। फिर यस। मैसेजेस और चैट जो है, वो अभी इधर भी चैट अवेलेबल है, आप ये देख सकती हैं। इस जूम की अपनी चैट है, यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ। देखो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये यहाँ पे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, साथ हम चैट भी कर रहे हैं, आपको कोई मैसेज है, आप हाथ भी खड़ा कर सकती हैं, पता है आपको इस बात का? यस, रेज यू हैंड कैन भी होता रेज है। योर हैंड, आई कैन सी दैट, आई कैन आस्क यू कि अच्छा हाँ क्या बात है। तो बिल्कुल। इस तरीके के साथ चैट है, ये सब कुछ है, इन मैसेजेस को, इन चैट्स को। या अगर आप बिल्ट इन चैट और चीजों को नहीं भी इस्तेमाल करना चाहें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज देती हैं, या कुछ और ईमेल कर बिल्कुल। देती हैं, वो मुझे मिलेगा। तो मतलब ये कि हम्म। उन चीजों को आपस में मिला जुला के हम इन चीज टूल। कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आपके सारा प्लेटफॉर्म एक जगह पे हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल। आप देखें, मैसेज भी इसी के अंदर कर सकते हो, जूम में ही कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, कैलेंडर भी मेरा यही बना हुआ हो, हम्म। डॉक्यूमेंट भी मेरे यही स्टोर कर रहा हो, तो बहुत ही आला हो जाएगा। नॉलेज हर चीज। रिपोजिटरी भी यही हो, वीडियो जैसे टीम्स कॉन्फ्रेंस। में होता है, बिल्कुल। तो बेहतर है अगर एक टूल बन जाए, ऐसा है नहीं तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मल्टीपल टूल्स के थ्रू भी ये काम निकाल लेते हैं तो इट इज गुड इनफ। लेकिन वो जरा ईज ऑफ यूज हो जाती है, सारे लोगों को पता होता है कि यार सिर्फ जूम ही इंस्टॉल करना है, बाकी सब कुछ तो खुद ही हो जाएगा। हम्म। एनीवेज जी, तो वर्चुअल टीम में काम करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको उसका माहिर होना चाहिए। मेरा मतलब है इनमें महारत के लिए कोई पीएचडी तो करनी नहीं पड़ती। मतलब एक दो बिल्कुल। दफा इस्तेमाल करेंगे आपको समझ आ जाएगी, वो चीजें आप फिर बड़े आराम से यूज कर सकते। फिर एड्रेस वर्चुअल टीम मेंबर नीड्स। जो आपके मेंबर वर्चुअल हैं, जो दूर बैठे हैं, जो हमें दिख नहीं रहे, या जो मतलब उनकी हम फीलिंग्स को नहीं देख सकते, मुझे उन्हें इन्वॉल्व और एंगेज रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उनके साथ कोलैबोरेट करना जो है, वो मेरे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेरे सामने मौजूद नहीं। अगर मैं एक ऐसी टीम को हेड कर रहा हूँ जिसमें कुछ मेंबरान तो मेरे सामने मौजूद हैं और कुछ जो है ऑनलाइन मौजूद हैं, तो आप ये यकीन से समझ लीजिए कि मैं जब मीटिंग में बैठा हुआ बोल रहा हूँगा, तो मैं एड्रेस तो फिजिकल लोगों को कर रहा हूँगा, मेरा जो कनेक्शन तो फिजिकल लोगों के साथ होगा। जो वर्चुअल बैठे हैं वो ऐसे ही हैं जैसे सौतेले बच्चे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये एहसास खत्म करना है कि वो सौतेले बच्चे हैं। मुझे उतनी ही इंपॉर्टेंस उनको भी देनी है जितनी मैं फिजिकल वालों को दे रहा हूँ। दे रहे हैं। कोशिश करूंगा कि अगर वर्चुअल मीटिंग हो रही है, कोई बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग है, तो मैं ब्लो अप करके बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर सबकी शक्लें मुझे नजर आए, वाजे बड़ी बड़ी शक्लें नजर आए, ताकि मैं उनके तासुरात भी देख सकूं, उनसे ऐसे ही बात कर सकूं जैसे वो वाकई मेरे सामने बैठे हैं। बिल्कुल। तो एड्रेस द बेसिक नीड्स ऑफ द वर्चुअल टीम, जैसे उनके दरमियान कोहिजन। अब देखें, कोई बंदा अगर कोई इग्नोरेंस के साइन दे रहा है या अन अटेंशन के साइन दे रहे हैं, पेन को हिला रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे नजर आ जाएगा। अब इवन फिजिकल में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनको हम फौरन वार्न करते हैं कि यार आप अटेंशन दें, या आप, मैं उससे कुछ सवाल पूछ देता हूँ समथिंग। तो जो वर्चुअल, वैसे भी मैं इस तरह की हरकत कर सकता हूँ। शेयर्ड गोल्स होने चाहिए, मुझे हमने कहा था कि शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। विजन विजन तो गोल सेम अब होने लोग चाहिए। एक पेज पे हों, क्लियर पर्पस हो, कोई शकू को शुबात ना हो, एक आदमी कोई और मकसद सोच के बैठा है, कोई और बैठा है, ये इसका मतलब है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है जी। तो क्लियर बिल्कुल। पर्पस होना चाहिए,
और अपने अपने रोल के हवाले से हर बंदे को क्लियर होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए उसका रोल क्या है और उसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। अगर हम्म। आप ये माहौल वर्चुअली भी बना लेते हैं तो ये काम कर कर जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे जो फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब तक हमने चीजें पढ़ी, व्हाट आर द टू टेक्निक्स दैट अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन यूज टू अप्रेज द स्किल्स ऑफ अ पोटेंशियल टीम मेंबर। ये चीजें हैं जी, चार इनमें से दो आंसर ठीक है। ग्रुप फोकस ग्रुप्स एंड फोकस कैनबान ग्रुप, बोर्ड्स। फोकस ग्रुप एंड कैनबैन। कैनबैन बोर्ड तो वो टास्क बोर्ड को कहते हैं ना। टास्क बोर्ड, बेसिकली टास्क बोर्ड को तो कहते वो हैं। क्या करेगा, अब बात हो रही है टूल। अप्रेज द स्किल्स ऑफ पोटेंशियल टीम। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि काम कितने हो गए हैं कितने नहीं हो गए, मैं कह रहा हूँ फोकस टीम ग्रुप। मेंबर के स्किल्स को अप्रेज करने के लिए क्या एबिलिटी करना टेस्ट। है। एबिलिटी टेस्ट। फोकस ग्रुप्स। एबिलिटी टेस्ट और फोकस ग्रुप। कैनबैन बोर्ड तो वो काम की प्रोग्रेस बताता है काम की और प्रोग्रेस होती राशि है। तो सिर्फ जिम्मेदारियां बांटता है और कुछ नहीं करता। Which two of the statements describe self organization? I hope कि आपको हम्म। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का यस। अंदाजा तो हो गया होगा। यस। इनमें से दो कौन सी स्टेटमेंट्स पे फिट बैठती हैं? आपके ये नीचे जब फ्लोटिंग रिएक्शन वाली चीज आ रही है, ये क्लोज कर देंगे बॉक्स। ये ब्लैक कलर बॉक्स नीचे जो आ रहा है, ये वाला, ये मेरे एंड पे है। एक मिनट बस, ठीक है, हो गया। ये ओके। आस्किंग टीम्स टू using code based approach to ensure everything. Asking teams to assess and agree to work goals as a group A. हम्म Having using a pull based approach to ensure effective use of team resources. हम्म A and C. ठीक है जी, ए एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, ये फिर विच Which टू ऑफ of द the फॉलोइंग आर रीजंस दैट पीएमआई पब्लिशेस अ कोड ऑफ एथिक्स। तो फिर आंसर दिख भी गया। set of expectation for the project manager and the team, create a commitment to honesty. B. Ensure compliance with rules and laws. B and C. बी एंड सी। Yes. Which of the following is an artifact that outlines how the team will operate and work together? Team charter. तो ये आपको वाजे है कि ये प्रोजेक्ट चार्टर नहीं है, ये टीम चार्टर है। Team charter. Which is a good practice for use of collaboration technology? Good practice for the use of collaboration technology. Define team goals and practices before selecting tools. Define team goals and practices before selecting tools. हम्म, ठीक है। Okay, which two are the example of virtual team collaboration tools? Virtual team collaboration tools. Task boards and chatbots. टीम चैट बोर्ड, मतलब ये टीम Hmm. कोलैबोरेशन की बात हो रही है। ऑनलाइन Yes. कोलैबोरेशन हम चैट के थ्रू कर सकते हैं या आपके जो Task टास्क board. फोर्स के थ्रू कर सकते हैं। लैपटॉप हार्ड ड्राइव का कोई ताल्लुक नहीं, सोशल मीडिया Hmm. का कोई ताल्लुक नहीं है। In which of the following artifacts will a list of stakeholders who will receive communication about the project appear? Stakeholder receive communication. Stakeholder register. स्टेक होल्डर रजिस्टर सिर्फ ये बताता है ये स्टेकहोल्डर कौन कौन कि से हैं? स्टेक होल्डर कौन कौन है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। कम्युनिकेशन नहीं बताता। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिर्फ ये बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है। अच्छा, किस किस को करनी है? एनालिसिस एंड देन डी। डी इज द करेक्ट आंसर कि कम्युनिकेशन की डी। रिक्वायरमेंट का एनालिसिस एनालिसिस। हो और फिर हम्म। कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें मेरे को मौजूद होनी चाहिए। बी अ, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसने तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान लिखा है। एक मिनट, मुझे एक दो बार फिर पढ़ने दें। हम्म। फिर a list of stakeholders who will receive communication। हाँ सॉरी, ये मैं और बात सोच रहा था, मैं ये कुछ और सोच रहा था कि कम्युनिकेट कैसे करना है। वो ये कह रहा है कि किसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम्म। तो उस हिसाब से स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेट किस किस से करना है वो बात है। तो वो कम्युनिकेशन प्लान में लिखा होगा कि कौन सा स्टेक होल्डर है जिसको कौन सी रिपोर्ट जाएगी। ठीक है।
ये नहीं, वैसे तो ये बात दुरुस्त है कि स्टेक होल्डर रजिस्टर में लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर होती है, लेकिन ये नहीं लिखा होता कि इसको क्या कम्युनिकेट करना है। ठीक है। तो इस हवाले हवाले से ये बी क्वेश्चन। हम्म। हम्म। ओके। Which of the following is not a component of the communication management plan? Collection and transfer of institution knowledge. ओके, ये क्यों नहीं है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा? क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमारी, जैसे हमें रिसीवर भी लिखना होता है, इनिशिएटर भी लिखना होता है, एंड इट आल्सो हैज ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर रजिस्टर एंड लिस्ट। फ्रीक्वेंसी भी हमने मेंशन करनी होती है, कितनी स्टेक दफा होल्डर हमें। रजिस्टर गौर कीजिए कि किसका पार्ट होता है। स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो स्टेक होल्डर नॉलेज एरिया से बनता है, और स्टेक होल्डर वहां, बेशक हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेंशन तो करते दरअसल हैं। ये यहाँ का डॉक्यूमेंट है नहीं, कॉमन ये कम्युनिकेशन का कंपोनेंट डॉक्यूमेंट नहीं नहीं है। है। ओके, देन स्टेक होल्डर रजिस्टर। अगर हाँ, स्टेक होल्डर रजिस्टर एक आर्टिफैक्ट एज कंपोनेंट नहीं है इसका, तो then इनपुट है लेकिन उसका आर्टिफैक्ट नहीं। After integrating the communication management plan into the overall project plan, what would be the next logical step? अब ये बड़ा गौर से okay. इसको अटेम्प्ट After कीजिएगा। integrating the communication plan into the overall project plan, what will be the next logical step? Determining whether there will be changes to the proposed technology before the project is over, creating a schedule for the production of each type of communication, creating a description of stakeholder communication requirements. ये तो हम लोग वैसे भी communication management plan में कर रहे हैं, right? Creating a description of stakeholder communication requirement, distributing a plan to all stakeholders, creating a schedule of the production of each type of communication. B. डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब ये सब कुछ हो गया है हम्म। तो अब तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना है प्लान स्टेक होल्डर्स को कि भाई हम शुरू करें। स्टेकहोल्डर्स को बताना है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान? Which two of the following should include communication management plan? Please give. How and when the team meeting are run, equipment assigned to each team member, project data, prefer communication. Prefer communication approaches with external stakeholders, and how and when team meetings are run. A and D. ए एंड डी बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो ये जनाब हमारा सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है, ये वाला सेक्शन तो क्या, टॉपिक एक खत्म हुआ है। अगला टॉपिक हमारा आएगा बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा ख्याल है यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 एक मिनट का। ओके, ये हमारा लेसन 2 चल रहा है, राइट? जी वो चल रहा है, असल में ये शुरू वाले लेसन जरा लंबे लंबे हैं, ठीक है। लेसन क्योंकि टू इनमें टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाली चीजें बहुत ज्यादा वो बेसिक्स सीधी करनी है। तो उस वक्त तो यहाँ पे जनाब हम पास कर लेते हैं 10 मिनट